तो हे हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कहीं पे गई हुई थी घूमने। इस वजह से वापस आके ना मेरा जो है ना फीवर एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली अब मैं वापस आ गई और अभी फीवर एंड कोल्ड ठीक है। काफ़ी हद तक जो है कोल्ड खत्म हो चुका है मेरा। तो अब मैं वीडियोज़ डेली पोस्ट करूँगी। तो 2 दिन के लिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो अब से मेरी वीडियोज़ डेली आएँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने आपको चुना प्रधानमंत्री के लिए। पीएम 3.0 जो चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि पीएम 3.0, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारी तरफ से। और उम्मीद है कि आप जो है देश को अच्छे से चलाएँगे और जो गलतियाँ आपने पहले 10 सालों में की, उनको सुधारेंगे और कुछ नए बदलाव लाएँगे, और जो आपने वादे जनता से किए हैं, उन वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपकी जो सरकार है, वो पूरी बहुमत के साथ नहीं है, बैसाखी पे खड़ी हुई सरकार है। तो अगर आप कुछ गलत करते हो, तो जनता के पास पूरा हक है उस सरकार को गिराने का। तो आप तो अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जो खान सर ने समझाया है कि जो ये गठबंधन की सरकार है, इसमें जो है क्या फ़र्क होता है और बहुमत की सरकार में क्या फ़र्क होता है, और गठबंधन की सरकार में जनता के हक ज़्यादा होते हैं या बहुमत की सरकार में जनता के हक ज़्यादा होते हैं, इस रिलेटेड ही ये वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएँगे कि बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है, एंड कैसे हम जो है हमारे लिए कौन सी फेवरेबल सरकार रहती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं। वहाँ बोलना पड़ेगा उन लोग। अगर छोड़ दिया जाएगा ना, निंदा प्रस्ताव बहुत खराब होता है। समस्त मंत्री या किसी एक मंत्री के काम से अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। रीजन समझिए, पास होने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए, और सरकार में वही रहेगा जो 50% से ज्यादा वोट है। मंत्री का मतलब होता है सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब सरकार। और अगर सरकार वही जिसके पास 50% वोट है, और निंदा प्रस्ताव भी वही ला सकता है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट है। इसका मतलब अगर सरकार के खिलाफ 50% से ज्यादा लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया और निंदा प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी सरकार के पास 50% से कम वोट है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, इसका मतलब सरकार बहुमत खो चुकी है। सरकार बहुमत खो चुकी है, और सरकार बहुमत खो देगी तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसका एक और इसी से मिलता जुलता इसका भाई एगो, निंदा प्रस्ताव का भाई एगो धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, जब बुराई कर रहे हैं तो तारीफ भी तो करिएगा ना। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण या विशेष अभिभाषण देकर जाते हैं, तो उनकी तारीफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। और वो राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहते हैं? मेरी सरकार इस बार विद्यालयों पे ध्यान देंगे, मेरी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान से रखेगी, यानी उस सरकार की तारीफ करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बाद इसे पारित करना होता है कि हम राष्ट्रपति के प्रस्ताव से खुश हैं और हम धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी कितना %? जो पक्ष में होगा वो तो वोट करेगा, हाँ बहुत अच्छा भाषण दिए राष्ट्रपति साहब, और जो विपक्ष में होगा वो नहीं देगा। अगर यह राष्ट्रपति का अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा 50% से कम वोट पाता है,
इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ चुकी है, अब सरकार का दिन जाने वाला है। इसका मतलब निंदा प्रस्ताव 50% से पारित नहीं होना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। और धन्यवाद प्रस्ताव 50% से ज्यादा पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब खुद से सोच के देखिए ना, सरकार अगर अपनी निंदा नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब सरकार के पास 50% से कम वोट है, 273 से कम है। जब 273 से कम है तो आपको सरकार बनाने का अधिकार, सिंपल है कि नहीं है? लॉजिक समझिएगा। यहां पर बहुत बड़ा चीज नहीं है निंदा प्रस्ताव, और ना ही बहुत बड़ा चीज है धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन जब यह पारित नहीं हो पाता है तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत देकर चला जाता है कि सरकार आ चुकी है अल्पमत में। अब एक्टिवेट हो जाएगा विपक्ष कि आहा बाबू आजा, निंदा प्रस्ताव पास हो गया, मतलब गया तुम अल्पमत में। और धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, मतलब तुम है अल्पमत में। अब हम करेंगे तुम्हारे ऊपर अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कि हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुमत है, यानी 50% से ज्यादा सीट है, यानी आप 273 से कम हो चुके हैं। अब हमें आप पे विश्वास नहीं रहा, विश्वास टूट गया, अब आप साबित कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। जब उसे आभास हो जाएगा कि सरकार किस में आ चुकी है? अल्पमत में। किस में आ चुकी है? अल्पमत में। अल्पमत में आने के संकेत क्या होते हैं? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाना, धन्यवाद प्रस्ताव में 50% से कम वोट आना, यही सब लक्षण है। कैसे जॉन्डिस का लक्षण है आंख का पीला हो जाना, ये सब देह और का पीला हो जाना, ये सब है कि नहीं है? वैसे इसके भी लक्षण है। तो अब विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं, वहां बोलना पड़ेगा उन लोगों को, पूरा दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर छोड़ दिया जाएगा ना, हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन पहले सूचना दीजिए और कम से कम 50 लोग लिखित दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो घिया झमेला, क्योंकि अगर 50 आदमी लिखित देगा और बिना मतलब का, तो सरकार तो अपनी सीट बचा लेगी। और जो 50 गो सांसद लिखित दिया होगा सबना, सरकार वो इस एरिया का पानी सप्लाई काट देगी बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई कुल काट दे। सोचो तुमने, बिना मतलब का तुम हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा? तुम यहाँ पे होता नहीं है जी, कुल काट दे। गर्मी के दिन में सप्लाई है उधर इसलिए बात बात पर महाभियोग लाना, बात बात पर अविश्वास प्रस्ताव लाना उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। जब आपको विश्वास नहीं है तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना इसलिए दिया जाता है कि कोई सदस्य विदेश गया हो और यहाँ आप गिनती गिनवा रहे हैं कि आपके पास 273 है कि नहीं, तो चिल्लाएगा मैं हमारा यूएनओ में गई भाषण देने यहाँ पे, तो ऐसे नहीं ना होगा। तो 10 दिन में सबको बुला लिया जाएगा, आइए आइए यहाँ गिनती हो, तो यहाँ पे तो गिनती हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? इसके जवाब में सरकार को देना होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। बहुमत कितना होता है? 50% से ज्यादा। वर्तमान में कितना है? 273। इसी को हम लोग बहुमत कहते हैं, इसी को विश्वास मत कहते हैं, इसी को फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे खतरनाक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विपक्ष में जेबी कृपलानी ला दिए थे कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बचा ले गए थे सरकार, कहे कि नहीं हमारे साथ तो सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि जब देश नया नया आजाद हुआ था ना, तो कांग्रेस को पूरा बहुमत था, जिसके रीजन भी थे। क्योंकि देश में ने इतनी गुलामी देखी थी कि पहली बार जब देश के लोगों को लगा कि हम कहीं भी घूम सकते हैं बिना पूछे कुछ भी, तो लोगों को लगा कि वाह बहुत अच्छा है। अब हम लोग की जरूरतें बड़ी हो गई हैं। जैसे बचपन में कोई रिश्तेदार आपको 5 रुपया दे देता था तो ऐसा लगता था यही देवता है। निंदा प्रस्ताव में भी सरकार जाएगी, धन्यवाद नहीं पास हो गया तो भी जाएगी। सरकार को विदाई करने के लिए अविश्वास। अविश्वास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 बार सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव से। आगे बढ़ जाए तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने लाया था नेहरू के खिलाफ। 10 दिन पहले सूचना कम से कम 50 लोग। ये जानबूझ के इसलिए रखा गया है कि बात बात पे कोई भी अपना न ले आए। बिना बात पे आप सरकार के खिलाफ ले जाइएगा, बार बार मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाइएगा, समझ में? फिर दिक्कत आप ही को होगा। हाँ, अरे आपका जीरा का तो व्यवस्था हो जाएगा वहां पे
दूसरा राज्य घोषित हो जाएगा। बात बात में अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी लाया जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रस्ताव समझ में आ गया? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है बहुमत वाली सरकार और गठबंधन वाली सरकार में क्या डिफरेंस है कि जो इन्होंने बताया वीडियो में कि जो विश्वास वाला और धन्यवाद वाला और निंदा प्रस्ताव वाला जो विषय बताया इन्होंने कि अगर हम ऐसा मतलब हम लोग नहीं, जो मंत्री हो उसमें वही लोग ऐसा करते हैं तो इस तरीके से भी जो है सरकार गिर सकती है। और लेकिन बात-बात पे जो है विश्वास वाला प्रस्ताव जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है विपक्ष को भी थोड़ा-सा हानि हो सकती है जाने-अनजाने, क्योंकि वो बार-बार बिना रीज़न के अगर विश्वास प्रस्ताव रखेंगे कि आप प्रूफ दीजिए तो बार-बार इतना कोई फ्री नहीं होता। एंड अगर आप देश के पीएम को कर रहे हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए और सब चीज़ें होनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि जो बहुमत वाली सरकार होती है उसमें सरकार को कोई डर नहीं होता कि वो अपनी मन की मर्जी की मालिक होती है कि हमें तो कोई हटा नहीं सकता। जैसे कि अभी दो चुनाव जो हमारे हुए पिछले 2014 से, उसमें पूरी बीजेपी की बहुमत सरकार थी। और लेकिन इस बार क्या करें, मोदी जी मजबूर हो गए, उन्हें जो है बैसाखियों के सहारे चलना पड़ा और इसलिए उन्हें गठबंधन करना पड़ा, एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई उनके खिलाफ भी विश्वास प्रस्ताव या फिर धन्यवाद प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव लेकर आए। हो सकता है इन आने वाले दिनों में हमें सब देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से देश के काफी हद तक मतलब कुछ हिस्से ऐसे हैं जो उनसे नाराज भी हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो चाहते नहीं थे कि नरेंद्र मोदी जी पीएम बने और फिर भी वो बन गए, तो इसलिए भी लोग उनसे नाराज अभी भी हैं ही। ऐसा नहीं है कि उनसे नाराज नहीं है। तो मैं बस पीएम मोदी जी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सर, आप हमारे पीएम बने तो आप हमारा ख्याल रखें। आपका फर्ज बनता है, एक राजा का फर्ज बनता है कि वो अपनी जनता का ख्याल रखे, अपनी जनता की सेवा करे। आप ही कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, तो कम से कम सेवक दास बन के मत कीजिए सेवा, लेकिन एटलीस्ट हम पे थोड़ी रहम ही कर दीजिए। जो हमारे हक है, जो हमारी चीजें होती हैं, जो हमें एक अधिकार देना चाहिए आपको, हमें अधिकार और हमारे हक तो दीजिए आप। और जो चीजें आपको करनी चाहिए वो चीजें आप कीजिए। सिर्फ ये पर्यटन करने में, घूमने फिरने में पैसा वेस्ट मत कीजिए। देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में पैसा लगाइए, देश की आर्थिक स्थिति सुधारिए, देश से गरीबी हटाइए, ना कि गरीबों को हटाइए। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है सरकार अच्छा काम करेगी। और अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो आप सबको पता है कि भाई सरकार तो फिर टाइम टाइम फिस होने वाली है। तो आप सबको पता ही है यार, तो सरकार को अच्छा काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करती है तब तो कोई सरकार का रह ही नहीं जाएगा कि भाई सरकार रहे, क्योंकि हाँ, बहुमत वाली सरकार तो है नहीं। ये सरकार है गठबंधन वाली, और गठबंधन की सरकार जो होती है आपको पता है कैसी होती है कि बैसाखी, अगर कोई एक बैसाखी छीन ले तो लंगड़ा तो गिर ही जाएगा ना। तो सेम वैसा ही हाल मोदी जी का हो सकता है। अगर उन्होंने अपने वादे और उन्होंने जो भी चीजें बोली हैं अपने भाषण में, या उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं जनता के साथ, अगर वो प्रॉमिसेस उन्होंने ना निभाए तो ये बैसाखी टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अब इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।